BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम चैप्टर 161 टू 170 अध्याय 161 मैं जिम्मेदारी लूंगा। बूही प्रांगण से 300 मीटर दूर सफेद गाउन पहनी यून यून पास के प्रांगण को निहार रही थी। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से जटिल थी, आगे बढ़ने में हिचकिचाहट। यून यून, ओह यून यून, जब भी कोई महत्वपूर्ण क्षण होता है तो तुम हमेशा हिचकिचाती क्यों हो? उसके सुंदर चेहरे पर एक कड़वा भाव दिखाई दिया और यून यून ने खुद से बड़बड़ाया। अब यून यून के दिल में उसने उस दिन गुफा में जो कुछ भी हुआ उसके लिए बूही को पहले ही माफ कर दिया था। वह उनके बीच की दूरी को सक्रिय रूप से हल करने के लिए यहाँ आई थी। वास्तव में इस अवधि के दौरान वह पहले ही 3 बार यहाँ आ चुकी थी, लेकिन हर बार जब वह यहाँ आए तो यून यून हिचकिचाई। उसने पाया कि उसके दिल में नाराजगी के बिना वह नहीं जानती थी कि बूही का सामना कैसे करना है, और वह थोड़ी असमंजस में भी थी। उसे देखने पर उसे क्या कहना चाहिए। वह ये नहीं कह सकती थी कि उसने उस दिन जो कुछ हुआ उसके लिए उसे माफ कर दिया है। ये बहुत शर्मनाक होगा। यून यून हमेशा से ही बहुत ही संवेदनशील रही है और एक महिला के रूप में उसके लिए ऐसी बातें कहना वाकई बहुत मुश्किल था। इसके अलावा अगर वह ऐसी बातें कहती तो क्या वह उसे एक तुच्छ व्यक्ति समझ लेता? खुद यून यून ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि अनजाने में वह बूही की उसके बारे में राय को लेकर बहुत चिंतित हो गई थी। कोई बात नहीं, भविष्य में जब मौका मिलेगा तो इस बारे में बात करेंगे। एक पल के लिए झिझकने के बाद यून यून ने अपने सामने के आंगन की ओर देखा, धीरे से आँख भरी, फिर धीरे से मुड़ी, जाने के लिए तैयार हुई। क्यों, तुम नमस्ते कहे बिना ही जाने वाली हो? जैसे ही वह मुड़ी उसके पीछे से एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर यून यून का नाजुक शरीर थोड़ा अकड़ गया और उसने जाने के लिए अपने कदम रोक दिए। फिर यून यून पलटी, उसकी नजर अचानक प्रकट हुए बूहे पर पड़ी। उसकी खूबसूरत आंखों में अब पिछली बार वाली ठंडक नहीं थी, इसके बजाय वह थोड़ी जटिल लग रही थी। तुम, यून यून के लाल होंठ थोड़े हिले, कुछ कहना चाहती थी लेकिन वह झिझक रही थी, बोल नहीं पा रही थी। मुझे माफ कर दो। जैसे ही यून यून सोच रही थी कि कैसे बोलना है, बूही की आवाज फिर से सुनाई दी। यून यून ने बूही के चेहरे पर देखा, उस पर माफी का एक संकेत देखा और उसने ईमानदारी से कहा, पिछली बार जो हुआ उसके लिए मुझे वाकई खेद है, मैं माफी मांगता हूँ। बूही के शब्दों ने यून यून को थोड़ा चौंका दिया। उस दिन गुफा में जो कुछ भी हुआ वह सब उसके दिमाग में फिर से कौंध गया, जिसने यून यून के मूल रूप से शांत दिल को विचलित कर दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद यून यून ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, अपना नाजुक चेहरा ऊपर उठाया और कोमल स्वर में कहा, उस दिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जैसे ही उसने ऐसा कहा यून यून को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर यह बूही की गलती नहीं थी तो क्या यह उसकी गलती थी? ये सोचते हुए यून यून ने जल्दी से खुद को छिपाने के लिए कहा, उस दिन को इतने दिन हो गए हैं, मैं पहले ही इसके बारे में भूल चुकी हूँ। चलो ऐसा दिखावा करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं पहले निकल जाती हूँ। ये कहने के बाद यून यून ने बूही का सामना करने की हिम्मत नहीं की और जाने के लिए मुड़ गई। रुको, यून यून को जाने की इच्छा करते देख बूही का दिल धड़कने लगा और उसकी आकृति वहीं गायब हो गई। अगले ही पल वह सीधे यून यून के सामने आ गया। ये देखकर कि बूही ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया, यून यून का दिल धड़कने लगा और उसके खूबसूरत चेहरे पर घबराहट के निशान दिखाई दिए। बूही ने यून यून को गंभीरता से देखा और ईमानदारी से कहा, मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी भूलना नहीं चाहता। मेरे लिए यह एक खूबसूरत याद है। बोलने के बाद बूही ने एक कदम आगे बढ़ाया, धीरे धीरे यून यून के पास जाकर कहा, इसके अलावा क्या तुम सच में इसे ऐसे मान सकते हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो? जैसे ही बूही करीब आया यून यून को एक मजबूत मर्दाना आभा महसूस हुई और उसका नाजुक चेहरा और भी अधिक घबरा गया। उसने मच्छर जैसी आवाज में कहा, मैं। यून यून में स्पष्ट भ्रम को देखते हुए बूही ने अचानक आगे बढ़कर उसका कोमल हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, यून यून तुम भूल नहीं सकती है ना? बूही के सीधे सादे कबूलनामे का सामना करते हुए यून यून का शरीर अकड़ गया, उसकी पलकें थोड़ी कांपने लगी। यह महसूस करने के बाद कि क्या हो रहा है, यून यून तुरंत पीछे हट गई, बूही की पकड़ से मुक्त हो गई। मुझे भी नहीं पता। यून यून कुछ हद तक विचलित लग रही थी, उसने अपना सिर हिलाया। उसने बूही के अचानक कबूलनामे का सामना करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वह भागने का बहाना खोजने वाली थी, बूही ने उसकी आंखों में देखा, फिर उसके सामने प्रकट हुआ, सीधे उसकी पतली कमर को गले लगाते हुए। तुम। यून यून के चेहरे का भाव पीला पड़ गया। वह संघर्ष करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं पाई। बूही ने उसे कसकर पकड़ लिया, उसके कान के पास आज्ञाकारी स्वर में कहा, यून यून जब से ये हुआ है हमें इसका सामना करना होगा। चिंता मत करो, मैं जिम्मेदारी लूंगा। अब से तुम मेरी हो। अपने कान के पास गर्माहट महसूस करते हुए यून यून का दिल धड़क उठा और उसके नाजुक चेहरे पर लाली आ गई। उसने थोड़ी शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम जिम्मेदारी लो, मुझे जाने दो। बूही ने उसे करीब से देखते हुए एक जटिल नजर से यून यून ने बूही को देखा और कहा, बूही पहले मुझे छोड़ दो। अचानक उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसके शब्द अचानक बंद हो गए। बूही ने अचानक अपना सिर नीचे किया, उसके लाल होंठों को चूमा, उसकी पतली कमर को कसकर गले लगाया। उसने उसे जोश से चूमा। बूही की अचानक हरकत को देखकर यून यून स्तब्ध रह गई, कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। थोड़ी देर बाद बूही ने अपने होंठ छोड़े और यून यून को देखते हुए धीरे से कहा, अब क्या मैं जिम्मेदारी ले सकती हूँ? बड़ी बड़ी आंखें फैलाए यून यून ने उसे देखा, होंठ थोड़े खुले हुए थे, दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसका गोरा चेहरा लाल हो गया था। वह इस मुद्रा में बनी रही, ऐसा लग रहा था कि वह स्तब्ध है। यून यून को चुप देखकर बूही ने उसके नम लाल होठों को देखा और धीरे से नीचे झुक गई। मत करो। इस समय यून यून ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, अपना ज़ेड हाथ बूही की छाती पर रख दिया। क्या मैं अब जिम्मेदारी ले सकती हूँ? बूही ने उस पर दबाव नहीं डाला, उसकी नजर यून यून पर टिकी थी। अगर वह सहमत नहीं हुई तो उसे चूमने का रवैया था। बूही की दबंग निगाहों का सामना करते हुए यून यून ने अपने लाल होठों को काटा, उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी।
एक पल की चुप्पी के बाद वह कांप उठी और बोली, क्या तुम मुझे कुछ समय दे सकते हो? बूही ने यह भी समझा कि वो बहुत ज्यादा दबाव नहीं बना सकता। उसने अपना स्वर नरम करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाओ। अगर तुम समझ जाओगी तो तुम कभी भी मुझसे मिलने आ सकती हो। ये सुनकर यूनियन थोड़ा शांत हो गई। उसने गूही की ओर देखा जो अभी भी उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए था और धीरे से कहा, क्या तुम मुझे अभी के लिए छोड़ सकती हो? गूही ने अनिच्छा से यूनियन की पतली कमर को छोड़ दिया। गूही की ओर देखते हुए यूनियन शर्मीले चेहरे और पानी भरी आंखों के साथ गूही के दिल को झकझोर दिया। मैं अब जाऊंगी। थोड़ा घबराया हुआ महसूस करते हुए यूनियन भागना चाहता था। रुको, गूही ने अचानक कहा, फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक नीला मुलायम कवच निकाला। PS, लेखक एक अकेला कुत्ता है। ऐसे घटिया प्रेम दृश्य लिखने में अच्छा नहीं है, मुझे माफ करें। अध्याय 162, एक खजाना पेश करना। ये कवच, इसे ले लो। गूही ने जुबानबिंग पवित्र कवच को यूनियन को सौंप दिया। यह क्या है? यूनियन ने जुबानबिंग पवित्र कवच को देखा और फिर कुछ उलझन के साथ गूही की ओर देखा। आपके लिए एक उपहार। पिछली बार मैजिक बीस्ट पर्वतों में क्या आपका आंतरिक कवच क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था? जैसे ही उसने कहा, गूही की उंगली भंडारण की अंगूठी पर फिसल गई और उसके बाएं हाथ में एक हल्के नीले रंग का धातु का आंतरिक कवच दिखाई दिया जिस पर बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा के पंजे के निशान थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे अभी भी रखोगे। गूही द्वारा निकाले गए हल्के नीले रंग के आंतरिक कवच को देखते हुए यूनियन की आंखें थोड़ी बदल गईं और उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई। उसके विचार तुरंत उस समय पर वापस चले गए जब वे दोनों मैजिक बीस्ट पर्वतों में थे। अगर गूही न होती तो वह बहुत पहले ही बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा के पंजे के नीचे मर गई होती। बेशक यह आपकी निजी वस्तु है, मैं इसे कैसे खो सकता हूँ? गूही ने हल्के नीले रंग के आंतरिक कवच को बड़े करीने से मोड़ा। ये दृश्य देखकर यूनियन की स्पष्ट नम आंखों में अचानक एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी निजी वस्तु में से किसी एक को इतना महत्व देगा। ये सोचते हुए यूनियन के दिल में मिठास की एक झलक बह निकली और गूही पर उसकी नजर कोमल हो गई। इसमें अभी भी तुम्हारी खुशबू है, तुम्हें पता है। अगले ही पल गूही ने हल्के नीले रंग के आंतरिक कवच को कस दिया, अपनी नाक के नीचे इसे हल्के से सूंघा और एक हल्की खुशबू छा गई। गूही की हरकत देखकर यूनियन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसके गोरे चेहरे पर धीरे धीरे एक लाली दिखाई दी और उसने कुछ शर्मिंदगी से कहा, क्या तुम इसे मुझे वापस दे सकते हो? तुम्हें वापस दे दूं? शब्दों पर गूही थोड़ा रुका, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। नहीं, यह एकमात्र चीज है जो तुमने मेरे लिए छोड़ी है, मैं इसे तुम्हें कैसे वापस दे सकता हूँ? इसके बाद एक विचार के साथ गूही ने सीधे हल्के नीले रंग के आंतरिक कवच को वापस स्टोरेज रिंग में रख दिया। ये देखकर यूनियन चुप हो गया। वास्तव में उसने उसके लिए बहुत कुछ योगदान दिया था। गुफा में उसने उसके लिए बहुत सी चीजें छोड़ी थी। उसने उसे अभी तक कुछ नहीं दिया था। ठीक है, इस आंतरिक कवच को उसके पास रहने दो। हालांकि तुम सुरक्षात्मक आंतरिक कवच के बिना नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें ये नर्म कवच रखना चाहिए। इसे हम दोनों के बीच स्नेह के प्रतीक के आदान प्रदान के रूप में माना जा सकता है, गूही ने फिर से कहा और जुबानबिंग पवित्र कवच को यूनियन को सौंप दिया। स्नेह का प्रतीक। यूनियन ने गूही को तब तक घूरा जब तक कि उसे अपने हाथ में ठंडक महसूस नहीं हुई। वह अचानक अपने होश में आ गई। गूही ने अभी जो कहा था उसे सोचते हुए उसके सुंदर चेहरे पर एक शर्मीली अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने पहले ये क्यों नहीं देखा कि इस आदमी की चमड़ी इतनी मोटी थी। फिर यूनियन ने अपने हाथ में नर्म कवच को देखा। ठंड के स्पर्श ने उसे कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। ये नर्म कवच असाधारण था। इसे एक पल के लिए पकड़े रहने पर यूनियन ने निष्कर्ष निकाला कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। फिर उसने अपने हाथ में नर्म कवच खोला और एक मर्दाना आभा तुरंत उसके नथुने में घुस गई। ये है। यूनियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह नर्म कवच गूही ने पहना था और यह उसका निजी कवच भी था। ये समय, क्या उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने व्यक्तिगत कवच का आदान प्रदान किया? गूही ने स्नेह के प्रतीक के बारे में जो कुछ कहा था उसके बारे में सोचते हुए यूनियन ने महसूस किया कि उसका सुंदर चेहरा गर्म हो रहा है। तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और इसे पहन लो। यूनियन को जुबानबिंग पवित्र कवच पकड़े और अचानक चुप होते देखकर गूही मदद नहीं कर सका और आग्रह किया, इसे पहन लो अभी। ये सुनकर यूनियन के चेहरे पर एक लाली आ गई और उसने गूही को थोड़ा तिरस्कारपूर्ण रूप से देखा। यह आदमी वाकई सोचने की हिम्मत करता है, उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ये नर्म कवच एक निजी वस्तु है, वह उसके सामने इसे कैसे पहन सकती है? यूनियन के थोड़े घृणास्पद भाव को देखकर गूही ने भी इसे महसूस किया और अजीब तरीके से समझाया, ये वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये नर्म कवच सामान्य कवच से अलग है। इसे डूकी हुई से सक्रिय करने का प्रयास करें। इसे डूकी हुई से सक्रिय करें। यूनियन शब्दों से थोड़ा स्तब्ध थी, फिर उसने अपने शरीर में डूकी हुई को सक्रिय किया, इसे जुबानबिंग पवित्र कवच की ओर निर्देशित किया। एक पल में एक चमकदार नीली रोशनी फूट पड़ी जिसने आसपास के स्थान को रोशन कर दिया। अगले ही पल यूनियन के हाथ में जुबानबिंग पवित्र कवच सीधे नीली रोशनी में बदल गया, उसके शरीर में प्रवेश कर गया। फिर यूनियन को लगा कि उसने नर्म कवच का एक टुकड़ा पहन लिया है। इससे पहले कि यूनियन आश्चर्यचकित हो पाती, एक अत्यंत समृद्ध जुबानबिंग शक्ति अचानक उभरी जो एक जुबानबिंग कवच में संघनित हो गई, जिसने यूनियन के पूरे शरीर को ढांक दिया। यूनियन ने अपने शरीर पर जुबानबिंग कवच को छुआ और तुरंत एक ठंडी सनसनी महसूस की। क्या जादुई नर्म कवच है? अपने शरीर पर जुबानबिंग कवच को देखते हुए यूनियन की खूबसूरत आंखों में एक चौंका देने वाला भाव दिखाई दिया। यूनियन के चकित भाव को देखकर गूही के मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी और उसने धीरे से समझाया, इस नर्म कवच को जुबानबिंग पवित्र कवच कहा जाता है। ये कई 8वीं श्रेणी के बर्फ विशेषता जादूकोर के साथ एम्बेडेड है। इसकी सुरक्षा बेहद आश्चर्यजनक है। इसके साथ भविष्य में आपकी सुरक्षा की गारंटी होगी।
गूही की व्याख्या सुनने के बाद यूनियन की आंखों में आश्चर्य और भी तीव्र हो गया। 8वीं श्रेणी की बर्फ विशेषता जादू कोर और कई हैं। यूनियन के गुलाबी होंठ थोड़े से खुले, उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक स्तब्ध दिख रही थी। 8वीं कक्षा का जादुई जानवर जो डूजों के बराबर है। हैरान और उदास यूनियन को बहुत दुख हुआ। ऐसा खजाना वह उसे आसानी से दे सकता था। यूनियन को अचानक 7 रंग वाले संत कमल की याद आई। उसके दिल में सदमे का भाव धीरे धीरे कम हो गया, केवल कृतज्ञता की भावना रह गई। अगर वह 7 रंग वाले संत कमल जैसे बेजोड़ खजाने को देने को तैयार था तो वह और क्या नहीं दे सकता था। यूनियन के दिल में 7 रंग वाले संत कमल का मूल्य उसके शरीर पर जुबानबिन पवित्र कवच से कहीं ज्यादा था। यूनियन ने गूही की ओर देखा और उसकी नम आंखों में एक अजीब सी भावना चमक उठी। इस समय उसे सब समझ में आ गया। अगर वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करता तो वह क्या नहीं छोड़ सकती थी। इस दुनिया में कौन सा आदमी उसे इतना कीमती खजाना देगा। ये समझकर यूनियन, जो अपने दिल में थोड़ी बेचैन थी, अचानक शांत हो गई। अपना सिर उठाकर यूनियन ने गूही को शरद ऋतु के पानी की तरह साफ आंखों से देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद। किस बात के लिए धन्यवाद? अपनी महिला को चीजें देना स्वाभाविक है। गूही ने धीरे से मुस्कुराया। इस बार असामान्य रूप से यूनियन ने गूही के शब्दों का खंडन नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि वह मौन सहमति दे रही थी। ये देखकर गूही के दिल में थोड़ी खुशी दिखाई दी। फिर उसने स्टोरेज रिंग से 3 अर्थफायर लोड्स निकाले और उन्हें यूनियन के हाथों में थमा दिया। यूनियन ने अपने हाथों में 3 लाल कमलों को कुछ उलझन के साथ देखा। यह क्या है? यूनियन की कुछ हद तक हैरान नजर देखकर गूही ने समझाया, इस चीज को अर्थफायर लोड्स कहा जाता है। इसे संघनित होने में 100 साल लगते हैं। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी का अत्यंत शुद्ध सार होता है। इसे लेने के बाद चाहे आपके शरीर में डुक्यू को बहाल करने के लिए हो या इसे तोड़ने के लिए, इसका अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव होता है। अर्थफायर लोड्स, यूनियन ने विनम्रता से अपने मुंह में बुदबुदाया। उसने सीधे अर्थफायर लोड्स को अपनी स्टोरेज रिंग में संग्रहित कर लिया। जैसा कि गूही ने कहा, एक पुरुष के लिए अपनी महिला को चीजें देना स्वाभाविक है और एक महिला के लिए अपने पुरुष से चीजें लेना उचित है। अध्याय 163, आंतरिक संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता, जियोयिजियान को कौशल प्रदान करना। यूनियन को उसके उपहार को अस्वीकार न करते हुए बल्कि उसे सहजता से स्वीकार करते हुए देखकर गूही को और भी अधिक प्रसन्नता हुई। अपने पिछले जीवन में हालांकि उसने औपचारिक रूप से डेटिंग नहीं की थी, लेकिन उसने लड़कियों को पाने के लिए बुनियादी प्रेम मनोविज्ञान का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया था। महिलाओं को स्वाभाविक रूप से उपहार और आश्चर्य पसंद होते हैं, इसलिए कई पुरुष उपहार देकर लड़की का पक्ष जीतने की कोशिश करते हैं। हालांकि सभी लड़कियां स्वेच्छा से इन उपहारों को स्वीकार नहीं करती हैं। किसी लड़की का पीछा करते समय यदि वह आपके द्वारा दिए गए उपहार को अस्वीकार कर देती है तो इसका क्या मतलब है? यह निस्संदेह इंगित करता है कि उसे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। सामान्य तौर पर जब कोई महिला किसी पुरुष के उपहार को अस्वीकार करती है तो वह संभवतः उसके प्रयास को अस्वीकार कर रही होती है, खासकर जब उपहार कुछ मूल्यवान हो। अगर महिला को आप में कोई दिलचस्पी नहीं है तो वह इन प्रतीकात्मक उपहारों को स्वीकार नहीं करेगी जब तक कि वह एक कामुक महिला न हो। स्पष्ट रूप से यूनियन के बारे में गूही की समझ को देखते हुए वह निश्चित रूप से एक कामुक महिला नहीं थी। यूनियन द्वारा उसके उपहार को शांतिपूर्वक स्वीकार करने से संकेत मिलता है कि उसने उसे अपने दिल में स्वीकार कर लिया है। इससे गूही बहुत खुश हुआ। इतना प्रयास करने के बाद वह आखिरकार उसे पूरी तरह से जीतने जा रहा था। इस जीवन और पिछले जीवन को जोड़कर ये गूही का पहली बार रोमांटिक रिश्ते में होना था। ये वास्तव में अच्छा लगा। अपने सामने की तेजस्वी सुंदरता को देखते हुए गूही की नजर उसके नम लाल होठों पर पड़ी। विरोध करने में असमर्थ वह एक कदम आगे बढ़ा, धीरे से उसका जेड हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, यूनियन, मैं आज रात तुमसे मिलने आऊंगा, ठीक है? ये सुनकर यूनियन थोड़ा स्तब्ध रह गई। फिर उसने गूही की कुछ उग्र निगाहों को देखा। थोड़ा घबराई हुई महसूस कर रही थी। उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया, उसे एक नजर देखा और डांटा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। यूनियन का चेहरा सख्त हो गया और उसने नाराज होने का नाटक करते हुए कहा, अभी क्या तुमने मुझे कुछ समय देने के लिए नहीं कहा था? कुछ उपहार देने के बाद तुम कैसे सोचती हो कि तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो? ये लड़का मेरे बारे में क्या सोचता है? ये सुनकर गूही को अचानक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अजीब तरह से हंसने लगा। यूनियन, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मेरा मतलब था, अगर मुझे आज रात तुम्हारी याद आती है तो क्या मैं कुछ चाय और बातचीत के लिए आ सकता हूँ? निश्चित रूप से तुम जो सोच रही हो वह नहीं। ये सुनकर यूनियन थोड़ा स्तब्ध रह गई। फिर उसने गूही की कुछ हद तक गर्म निगाहों को देखा। वह कुछ हद तक घबरा गई और तुरंत गूही द्वारा कसकर पकड़े गए हाथ को वापस खींच लिया। उसने उसे एक सफेद आंख दी, डांटते हुए कहा, तुम इच्छाधारी सोच रहे हो। यूनियन का सुंदर चेहरा सख्त हो गया क्योंकि उसने नाराज होने का नाटक किया। अभी तो तुमने कहा था न कि मुझे कुछ समय दो। कुछ उपहार देने के बाद तुम्हें कैसे लगता है कि तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो? ये लड़का मेरे बारे में क्या सोचता है? यूनियन के दृढ़ इनकार को सुनकर गूही को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? अनुभवहीन गूही के लिए यह पहली बार था जब वह प्यार में था और एक पल के लिए वह थोड़ा उलझन में था। फिर गूही को अपने पिछले जीवन में पढ़ी गई प्रेम मनोविज्ञान की सामग्री याद आने लगी। अचानक उसकी आंखें चमक उठी और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। एक महिला का दिल समुद्र के तल पर एक सुई की तरह होता है। एक महिला के मन को समझना बेहद मुश्किल और अप्रत्याशित है। इसके अलावा महिलाओं को विपरीत बातें करना पसंद होता है। आमतौर पर अगर कोई महिला कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए तो उसका मतलब वास्तव में वह चाहती है। ये सोचते हुए गूही ने यूनियन की ओर देखा, जिसने जानबूझकर एक सख्त भाव धारण किया था। उसने देखा कि उसकी आंखों में गुस्से का कोई निशान नहीं था और अचानक समझ गया। ऐसा लग रहा था कि यूनियन बस बहुत ही संकोची और शर्मिंदा थी और उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पा रही थी।
यूनियन की तरफ से बूही को अस्वीकार करने के बाद उसे तुरंत थोड़ा पछतावा हुआ। क्या वह बहुत ठंडी थी? शायद वह सिर्फ चाय पीना और बातचीत करना चाहता था। इस विचार के साथ यूनियन का असंतोष तुरंत गायब हो गया। खुद से सोच रही थी अगर बूही बाद में उससे कुछ अच्छे शब्द कहेगा तो वह उसे माफ कर देगी। लेकिन आधे दिन तक इंतजार करने के बाद बूही की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी और उसे अचानक थोड़ा ऊब महसूस हुआ। यह मूर्ख अचानक इतना बेवकूफ क्यों हो गया? धीरे से आह भरते हुए यूनियन ने बूही से कहा, आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता 10 दिनों में है, तैयार हो जाओ। तुमने इस बार प्रतियोगिता की अध्यक्षता करने में मेरी मदद करने का वादा किया था। ऐसा कहने के बाद यूनियन मुड़ा और चला गया। यदि आपने आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता का उल्लेख नहीं किया होता तो मैं लगभग भूल ही गया होता। यूनियन को जाते हुए देखकर बूही असहाय होकर मुस्कुराया, फिर मुड़ा और अपने आंगन में लौट आया। शिक्षक, मैं एक ग्रैंड मास्टर के स्तर पर पहुंच गया हूँ। अगले दिन बूही मंडप में चाय पी रहा था जब जियोई जियान बाहर भागी। उसकी हल्की आवाज आंगन में गूंज रही थी। आवाज सुनकर बूही थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपने हाथ में चाय का प्याला नीचे रख दिया। उसके होठों पर मुस्कान खेल रही थी। अभी 1 महीने पहले जियोई जियान 8 सितारा ग्रैंड मास्टर के स्तर पर पहुंची थी। 1 महीने बाद वह पहले ही एक ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच चुकी थी। सिर्फ 1 महीने में उसने 3 स्तरों को पार कर लिया था और उनमें से एक भी एक बड़ी सफलता थी। यह जहरीली शरीर तकनीक वास्तव में उल्लेखनीय थी। बुरा नहीं है। मास्टर ने अनुमान लगाया कि इसे तोड़ने में 1 और सप्ताह लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे समय से पहले कर लेंगे। बूही ने जियोई जियान को देखा जो उत्साहित थी और मुस्कुराते हुए उसकी प्रशंसा की। फिर उसने शांति से कहा, सामान्य प्रक्रिया का पालन करें, आओ और मेरे सामने बैठो। ये सुनकर जियोई जियान ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर बूही के सामने उत्साहित होकर बैठ गई। पिछली बार जब वह टूट गई थी तो बूही संप्रदाय में नहीं था। इससे जियोई जियान को थोड़ा अफसोस हुआ क्योंकि उसने शक्ति के संचरण का अवसर खो दिया था। 2 महीने बाद वह आखिरकार फिर से इसका आनंद ले सकती थी। इस बार मुझे थोड़ा और सहना होगा ताकि शिक्षक मुझे नई आंखों से देखें। आज्ञाकारी रूप से बैठे हुए जियोई जियान ने खुद को अंदर से प्रोत्साहित किया। पिछले 2 महीनों से वह अपने शरीर को शांत करने के लिए लगातार ज़ेडबोन पाउडर का उपयोग कर रही थी। उसने कुछ जहरीली जड़ी बूटियां भी लीं, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ गई। शारीरिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि ने जियाओई जियान को शक्ति के इस संचरण में पूर्ण आत्मविश्वास दिया। बूही खड़ा हुआ और जियाओई जियान की पीठ के पास आया। फिर उसने आगे बढ़कर जियाओई जियान की पीठ पर अपना हाथ रखा, उसे याद दिलाते हुए, तैयार रहो, मैं शुरू कर रहा हूँ। इतने सारे शक्ति संचरण से गुजरने के बाद जियाओई जियान पहले से ही बहुत कुशल थी। वह जल्दी ही एकाग्रता की स्थिति में आ गई। ये देखकर बूही ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। एक विचार के साथ उसने शक्ति संचरण तकनीक का उपयोग किया और बूही के हाथ की हथेली के माध्यम से डूकी हुई की एक मोटी लहर जियाओई जियान के शरीर में प्रवेश कर गई। अगले ही पल जियाओई जियान ने अपने शरीर में एक मजबूत बल को प्रवेश करते हुए महसूस किया और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। इतनी शक्तिशाली शक्ति, शिक्षक 2 महीने पहले से भी अधिक शक्तिशाली है। इसके बाद जियाओई जियान ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ी। जैसे ही शक्तिशाली और हिंसक बल उसके शरीर में डाला गया, जियाओई जियान ने तुरंत अपने मेरिडियन में विस्तार और दरार की सनसनी महसूस की। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और जियाओई जियान ने जल्दी से इस बल को उसके शरीर में डूकी हुई के चक्रवात की ओर निर्देशित किया। जल्द ही जियाओई जियान के शरीर पर आभा धीरे धीरे बदलने लगी। बूही द्वारा शक्ति का संचरण शुरू करने के 1 दर्जन से भी कम समय में जियाओई जियान के शरीर से एक दबी हुई आवाज निकली। 2 सितारा स्तर पर एक ग्रैंड मास्टर। एक पल में जियाओई जियान आसानी से 2 सितारा ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच गई। अध्याय 164, 10,000 बैंगनी क्रिस्टल साथी स्रोत। सफलता। अपनी साधना में सफलता महसूस करते हुए जियाओई जियान का दिल खुशी से भर गया। हालांकि इससे पहले कि वह लंबे समय तक जश्न मना पाती, उसके अंगों और हड्डियों में एक चुभने वाला दर्द उमड़ पड़ा, जिससे जियाओई जियान खुद को विचलित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसने तुरंत अपने मन को अपने शरीर के भीतर की शक्ति को अवशोषित करने पर केंद्रित कर लिया। जल्द ही जियाओई जियान के सुंदर चेहरे पर धीरे धीरे एक पीला रंग दिखाई देने लगा। जियाओई जियान के होठों पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी और इस समय उसके पास अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। उसने सोचा कि वह इस बार लंबे समय तक टिक सकती है, लेकिन अपने भीतर उग्र ऊर्जा को महसूस करते हुए जियाओई जियान थोड़ा निराश महसूस कर रही थी। बूही के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा 2 महीने पहले की तुलना में पूरी तरह से अतुलनीय थी। भले ही जियोई जियान पिछले 2 महीनों से दिन रात अभ्यास कर रही थी, अपने भौतिक शरीर को संयमित कर रही थी, लेकिन इस शक्ति के सामने ऐसा लग रहा था कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ थे। बूही के नीचे जियोई जियान ने अपने चांदी के दांत पीस लिए। भले ही उसके पूरे शरीर में तीव्र दर्द फैल गया हो, लेकिन जियोई जियान ने हार नहीं मानी। उसकी इच्छा शक्ति को लंबे समय से जहर के दैनिक सेवन के दौरान बेहद दृढ़ रहने के लिए संयमित किया गया था। बूही ने जियोई जियान के शरीर में जो ऊर्जा डाली वह बेहद शुद्ध थी। हर सेकंड जियोई जियान अपने 2 क्रिस्टल में बड़ी मात्रा में ऊर्जा को परिष्कृत कर सकती थी। जल्द ही जियोई जियान के शरीर पर आभा एक बार फिर बदल गई। एक 3 स्टार ग्रैंड मास्टर। इस बार जियोई जियान ने 20 से अधिक सांसों में ही तोड़ दिया। उफ्तिल्ड। जियोई जियान के मुंह से एक दबी हुई गुनगुनाहट आई। इस समय उसकी अभिव्यक्ति बेहद पीली थी और थोड़ी विकृत भी थी। उसके शरीर के अंदर हिंसक और भयानक ऊर्जा बेतहाशा इधर उधर दौड़ रही थी। जियाओई जियान को ऐसा लग रहा था जैसे वह ब्लेडों के समुद्र और आग की भट्टी के बीच में है और उसका पूरा शरीर दर्द से भर गया था। हालांकि फिर भी जियाओई जियान ने अपने चांदी के दांतों को कसकर दबाया, बिना किसी आराम के अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया।
धमाका। इस समय ज़ियाओ जियान के शरीर से एक दबी हुई आवाज आई और फिर उसकी सांस अचानक बदल गई। एक और सफलता। 4 स्टार डू ग्रैंड मास्टर। अपनी साधना में सफलता महसूस करते हुए ज़ियाओ जियान की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। इसके तुरंत बाद उसके पूरे शरीर में उसके मेरिडियन के माध्यम से एक फाड़ने वाली सनसनी फैल गई। अपने शरीर में परिवर्तन महसूस करते हुए ज़ियाओ जियान का सुंदर चेहरा बदल गया। उसने तुरंत चिल्लाया, गुरु, शिष्य सीमा तक पहुंच गया है। हालांकि उसे थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन ज़ियाओ जियान ने समय पर रुकने के महत्व को समझा। उसके शरीर में जोरदार डोक्यूगुही ने उसे विरोध करना असंभव बना दिया। अगर वह बलपूर्वक दृढ़ रहती तो इससे उसके मेरिडियन को नुकसान और टूटना हो सकता था। उस स्थिति में नुकसान लाभ से अधिक होगा। ज़ियाओ जियान के शब्दों को सुनकर गुही भी हिचकिचाया और उसकी हथेली तुरंत ज़ियाओ जियान की पीठ से हट गई। डेंग, पता लगा कि मेजबान ने दूसरे शिष्य ज़ियाओ जियान को 4 घंटे की साधना दी है। मेजबान को 10,000 गुना प्रतिफल प्राप्त करने और 9 साल की साधना प्राप्त करने के लिए बधाई। 9 साल की साधना प्रणाली स्थान पर भेज दी गई है। कृपया इसे जांचें। मेजबान 6 सितारा डूजों के बराबर। सिस्टम प्रॉम्प्ट जल्दी से गुही के दिमाग में गूंज उठा। 9 साल की साधना। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर गुही थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से सामान्य हो गया। उसने अपने दिल में पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद कर ली थी। जैसे जैसे उसकी साधना में सुधार होता गया, ज़ियाओ जियान और अन्य लोगों द्वारा शक्ति संचरण के दौरान सहन किया जाने वाला समय कम होता गया। यह एक अपरिहार्य स्थिति थी। शायद मेरे लिए यूनिलान संप्रदाय को छोड़ने और अधिक शक्तिशाली शिष्यों के समूह का चयन करने का समय आ गया है। गुही के दिमाग में एक विचार उभरा, एक सवाल जिस पर वो पिछले कुछ समय से विचार कर रहा था। डूजोंग क्षेत्र में पहुंचने के बाद प्रत्येक छोटे क्षेत्र को तोड़ने में 10 से कई दर्जन साल लगेंगे, और भविष्य में डूजोंग क्षेत्र तक पहुंचने में प्रत्येक तारा क्षेत्र को तोड़ने में दशकों या 100 साल से भी अधिक समय लग सकता है। ज़ियाओ जियान और अन्य की वर्तमान ताकत के साथ जल्द ही उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना असंभव हो जाएगा। अगर गुही नहीं चाहता कि उसकी भविष्य की साधना की गति धीमी हो जाए, तो उसे मजबूत ताकत वाले शिष्यों के एक नए समूह की भर्ती करनी होगी। केवल इसी तरह से साधना सुधार की गति को पहले की तरह बनाए रखा जा सकता है। बेशक शिष्य बहुत मजबूत नहीं हो सकते। हालांकि गुही का भौतिक शरीर अब अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, लेकिन यह डूजोंग क्षेत्र का मुकाबला नहीं कर सकता। यदि लौटी हुई साधना बहुत विशाल है तो गुही भी इसका सामना करने में असमर्थ होगा। कई विचारों पर विचार करने के बाद गुही ने धीरे धीरे अपने विचारों को वापस ले लिया। पिछले शक्ति संचरण के दौरान नालन यानरान में लौटे 1 वर्ष के साथ उसने 10 साल की साधना भी जमा कर ली थी। 7 सितारा क्षेत्र को तोड़ने के लिए मेरे लिए 10 साल की साधना पर्याप्त होनी चाहिए। मैं कुछ दिनों में तोड़ने के लिए एक जगह ढूंढ लूंगा। गुही ने अपने दिल में एक निर्णय लिया। फिर गुही ने ज़ियाओ जियान को देखा। ज़ियाओ जियान को धीरे धीरे खड़ा होते देख उसकी आत्मा की शक्ति उसके अंदर बह गई और उसके सुंदर चेहरे पर एक अनियंत्रित खुशी उमड़ पड़ी। 4 सितारा डू ग्रैंड मास्टर। कुछ ही समय में वह 1 सितारा डू ग्रैंड मास्टर से 4 सितारा डू ग्रैंड मास्टर बन गई थी। ये वास्तव में पागलपन था। हालांकि उसने पहले भी कई बार शक्ति के संचरण का अनुभव किया था, लेकिन इस समय ज़ियाओ जियान अपने दिल में सदमे और उत्साह को दबा नहीं पाए। लेकिन उत्साह के बाद ज़ियाओ जियान थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रही थी। अगर वह अभी थोड़ी देर और टिक पाती तो क्या वह 5 सितारा डू ग्रैंड मास्टर स्तर तक नहीं पहुंच पाती। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए ज़ियाओ जियान ने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की। वह बहुत लालची थी। उस 1 सितारा क्षेत्र की खातिर अगर इससे उसकी मेरिडियन को नुकसान पहुंचता तो यह इसके लायक नहीं होता। ये सोचकर ज़ियाओ जियान खुश हो गई। गुही को देखा और हल्की आवाज में कहा, अपनी शक्ति प्रदान करने के लिए धन्यवाद शिक्षक। गुही ने हल्के से मुस्कुराया और फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली। उसने ज़ियाओ जियान से कहा, यह साथी बैंगनी क्रिस्टल स्रोत की एक बोतल है जिसे मैं तुम्हें दूसरा उपहार दे रहा हूँ। साथी बैंगनी क्रिस्टल स्रोत। ज़ियाओ जियान ने पहले इस नाम के बारे में नहीं सुना था। वह कुछ हैरान दिख रही थी। ये देखकर गुही कुछ हद तक असहाय हो गया और उसे समझाना पड़ा। फिर उसने सलाह दी, याद रखें कि कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स को एक साथ न लें। अंदर की ऊर्जा बहुत हिंसक है। इसे 3 अलग अलग सत्रों में अवशोषित और परिष्कृत करना सबसे अच्छा है। ये सुनकर ज़ियाओ जियान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने गुही के हाथ से जेड की बोतल ली और सिर हिलाया, गुरु, शिष्य को याद है। और जैसे ही ज़ियाओ जियान ने गुही से जेड की बोतल ली, गुही के दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। डेंग, पता लगा कि मेजबान ने दूसरे शिष्य को कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स की एक बोतल दी है। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न प्राप्त करने और कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स की 10,000 बोतलें प्राप्त करने के लिए बधाई। डेंग, कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स की 10,000 बोतलें सिस्टम स्पेस में भेजी गई हैं। कृपया इसे जांचें। मेजबान। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर गुही कुछ हद तक स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से सामान्य हो गया। 10,000 गुना रिटर्न। कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स की 10,000 बोतलें। इस बार यह मात्रा में 10,000 गुना रिटर्न है। पहली बार गुही ने सीखा कि सिस्टम में वापसी का ऐसा तरीका हो सकता है। वास्तव में आंखें खोलने वाला। अपने मुंह के कोने पर एक हल्की सी मरोड़ के साथ गुही को अचानक कुछ याद आया। कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स की ये 10,000 बोतलें उसके लिए कोई काम की नहीं लग रही थी। अध्याय 165 की हेरफेर तकनीक। एक विचार के साथ गुही सीधे सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गया। जो दिखाई दिया वह जेड बोतलों का एक पहाड़ जैसा ढेर था। उन जेड बोतलों के भीतर कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स था। गुही ने जमीन से एक बोतल उठाई जैसे कि कोई पी रहे हो और सीधे उसे पी गए। ये ठंडा और ताज़ा है, बुरा नहीं है। दुर्भाग्य से इसमें बहुत स्वाद नहीं है। कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स की एक बोतल खत्म करने के बाद गुही को लगभग कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हालांकि कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स में बेहद समृद्ध और हिंसक ऊर्जा थी, लेकिन गुही के लिए, जो अब 6 स्टार डू ग्रैंड मास्टर थे, ऊर्जा की यह मात्रा नगण्य थी।
अंदर थोड़ा मीठा और खट्टा स्पिरिट लिक्विड मिलाने से इसका स्वाद वाकई अच्छा हो जाएगा। उसके दिमाग में एक विचार उभरा और गूही की आंखें चमक उठी। कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स ठंडा और ताज़ा था। यह एक प्राकृतिक बर्फ ठंडा पे था। वह आमतौर पर चाय पीता था और अब जब वह इससे थक गया था तो कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स के साथ उसके पास मूड को हल्का करने के लिए कुछ था। फिर गूही के मन में एक और विचार आया और वह सीधे सिस्टम स्पेस से बाहर निकल गया। मंडप में ज़ियाओ जियान कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स वाली जेड बोतल का ढक्कन खोल रही थी। उसने ध्यान से इसे अपनी नाक के पास लाया और इसे निकलने वाली शुद्ध ऊर्जा को सूंघा। उसके आकर्षक चेहरे पर एक उत्साहित भाव दिखाई दिया। बाद में विरोध करने में असमर्थ ज़ियाओ जियान ने अपनी कोमल जीभ बाहर निकाली और बोतल के मुंह को चाटा। तुरंत जीभ के साथ साथ उसके पूरे शरीर में एक ठंडी सनसनी फैल गई और ज़ियाओ जियान के सुंदर और नाजुक चेहरे पर आनंद की झलक दिखाई दी। थोड़ी देर बाद ज़ियाओ जियान की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ये कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स बहुत अच्छा है। हालांकि ये ठंडा एहसास जल्द ही ऊर्जा में बदल गया जो उसके शरीर में घुस गया, उसके अंगों और सैकड़ों हड्डियों से होकर गुजरा। अंत में यह उसके डू भंवर में प्रवेश कर गया और डू क्रिस्टल में विलीन हो गया। बहुत शुद्ध ऊर्जा। ज़ियाओ जियान ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने केवल थोड़ा सा ही चखा था और फिर भी इसमें बहुत समृद्ध ऊर्जा थी। ज़ियाओ जियान अपने दिल में खुशी मनाए बिना नहीं रह सकी। कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स की इस बोतल के साथ मैं फिर से एक सफलता हासिल कर सकती हूँ। ठीक है, मूर्ख मत बनो। ज़ियाओ जियान को जैद की बोतल पकड़े, बोतल का मुंह चाटते और मूर्खता से देखते हुए गूही को कुछ हद तक असहाय महसूस हुआ। उसके संप्रदाय में ऐसे पात्र कैसे थे? लेंग लिंग के साथ एक ही काफी था। अब ज़ियाओ जियान जैसा एक और था। उन दोनों को बोतलें चाटना, ऐसी व्यर्थ बातें करना पसंद था। ऐसा लग रहा था कि वे सामान्य रूप से शराब नहीं पी सकते थे। अगर वह अपने सिस्टम स्पेस से कंपेनियन पर्पल क्रिस्टल सोर्स की 10,000 बोतलें निकालता तो ये शिष्य शायद पागल हो जाते। हे गुरु, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। गूही के शब्दों को सुनकर ज़ियाओ जियान अचानक अपने होश में आ गई। उसने ध्यान से जैद की बोतल को दूर रखा और गूही को एक आकर्षक और चंचल भाव से देखा। कड़ी मेहनत करो, मेरे पास ये सामान बहुत है। भविष्य में आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। गूही खुद को ज़ियाओ जियान के छोटे सिर को सहलाने से रोक नहीं पाया, ये सोचकर कि जब उसके आइस ड्रिंक्स तैयार हो जाएंगे तो वह इन शिष्यों को उनका स्वाद चखने देगा, अन्यथा वे उसे एक एक करके शर्मिंदा करते रहेंगे। सच में, ये सुनकर ज़ियाओ जियान की चमकीली आंखें चमक उठी, जो प्रत्याशा के साथ गूही को देख रही थी। मैंने तुमसे कब झूठ बोला? गूही ने उसे घूरकर देखा, फिर गंभीर हो गया। ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें तीसरा उपहार दूंगा। ठीक है गुरु। ये सुनकर ज़ियाओ जियान अवचेतन रूप से और अत्यंत कुशलता से गूही के सामने झुक गया। गूही के माथे पर एक काली रेखा थी, कुछ अवाक महसूस कर रहा था। खांसी, तुम्हें इस बार झुकने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ज़ियाओ जियान के सुंदर चेहरे पर शर्मिंदगी के निशान दिखाई दिए। उसने अपने होंठ काटे, उसके गुलाबी होठों को चूमते हुए शिकायत की, शिक्षक, आपने यह बात पहले क्यों नहीं कही? गूही ने उसे सीधे अनदेखा करना चुना और अपने स्टोरेज रिंग से एक ब्रोकेट बॉक्स निकाला। झटपट पत्थर की मेज पर ब्रोकेट का डिब्बा रखते हुए गूही ने सीधे उसे खोला। शिक्षक, यह क्या चीज है? ज़ियाओ जियान उत्सुकता से ब्रोकेट के डिब्बे के पास पहुंची। जब उसने देखा कि अंदर क्या है तो उसके आकर्षक चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव दिखाई दिया। ब्रोकेट के डिब्बे में दर्जनों काली वस्तुएं थी जो आकार और रूप में कबूतर के अंडों जैसी थी। ब्रोकेट के डिब्बे में काली वस्तुओं को देखते हुए ज़ियाओ जियान की खूबसूरत आंखों में एक अजीब भाव दिखाई दिया। किसी कारण से जैसे ही उसने इन काली वस्तुओं को देखा, उसके दिल में आवेग की लहर उमड़ पड़ी, जिसने उसे सीधे उन्हें खाने के लिए प्रेरित किया। ज़ियाओ जियान इस भावना के कारण से अच्छी तरह वाकिफ थी। एक बार जब शोकपूर्ण जहर शरीर सक्रिय हो जाता तो वह जहरों से बेहद मोहित हो जाता, यहाँ तक कि उसका आदी भी हो जाता। इन काली वस्तुओं को खाने के आवेग ने सुझाव दिया कि उनमें से प्रत्येक में एक शक्तिशाली जहर है। ज़ियाओ जियान ने इन दर्जन भर या उससे ज्यादा काली वस्तुओं की सावधानीपूर्वक जांच की। उन्हें लगा कि वे अंडे जैसी हैं, जैसे कि इन अंडों को खा रही हो। अचेतन रूप से अपनी लार निगलते हुए ज़ियाओ जियान अपने मन में अटकलें लगाने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या यह हो सकता है कि शिक्षक का तीसरा उपहार मुझे ये जहरीले अंडे खाने के लिए देना और मेरी ताकत बढ़ाना है? अगर गूही को ज़ियाओ जियान के विचारों की श्रृंखला के बारे में पता होता तो वह निश्चित रूप से इसे काफी अवाक पाता। सौभाग्य से वह अनजान था। ज़ियाओ जियान के सवाल का सामना करते हुए गूही ने गंभीरता से समझाया, इस चीज को शैडो पॉइजन बग एग्स कहा जाता है। ये क्लाउड एम्पायर का एक भयानक जहरीला कीट है। इन अंडों से निकला प्रत्येक शैडो पॉइजन बग चौथे दर्जे के जादुई जानवर से मुकाबला कर सकता है। ये कीड़े छिपने में माहिर होते हैं, अप्रत्याशित घातक हमले करते हैं जो लोगों को चौंका देते हैं। शैडो पॉइजन बग। गूही का परिचय सुनने के बाद ज़ियाओ जियान की आंखें थोड़ी चमक उठी। इस तरह का जहरीला कीट बहुत जहरीला लग रहा था, जिसमें भयानक जहर था। अगर इसे परिष्कृत किया जाए तो निश्चित रूप से इसका उपयोग अत्यधिक जहरीली दवा बनाने के लिए किया जा सकता है, जिसे लेने पर उसकी ताकत में काफी वृद्धि होगी। वास्तव में ज़ियाओ जियान को जो चीज और भी ज्यादा पसंद थी वह थी इन कीड़ों को भूनकर खाना। उन्हें एक एक करके खाना निश्चित रूप से बहुत मजेदार होगा और इससे उसकी ताकत भी बढ़ेगी। अन्य लड़कियों को ये कीड़े और अंडे घृणित लग सकते हैं, लेकिन ज़ियाओ जियान अपने विषैले शरीर के साथ इन विषैले जीवों के प्रति एक खास लगाव महसूस करती थी, इसलिए उसके मन में इन कीड़ों के अंडे खाने की इच्छा पैदा हुई। गूही को उस समय ज़ियाओ जियान के विचारों का पता नहीं था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रशिक्षु, जब तक आप इन छायाविष कीट अंडों को सेते रहेंगे तब तक आपके नियंत्रण में छायाविष कीट की एक सेना होने में अधिक समय नहीं लगेगा। भविष्य में यदि आप दुश्मनों का सामना करते हैं तो आप छायाविष कीट की सेना को लड़ने के लिए छोड़ सकते हैं। गूही के शब्दों को सुनकर ज़ियाओ जियान को आखिरकार उसका इरादा समझ में आ गया।
तो शिक्षक चाहते थे कि वह कीड़े पालें, लेकिन थोड़ा शर्मिंदा दिखते हुए जियोई जियान ने गूही की ओर देखा। शिक्षक, मुझे नहीं पता कि कीड़े कैसे पालते हैं। गूही ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, मैंने इसके लिए तैयारी कर ली है। आगे आओ। उसकी बातों का पालन करते हुए जियाओई जियान तुरंत आगे आया और गूही के सामने खड़ा हो गया। अगले ही पल गूही ने जियाओई जियान की भौं के बीच गहराई से इशारा किया। जियाओई जियान, जो उलझन में थी, अचानक उसके दिमाग में जानकारी का प्रवाह हुआ। उसने जल्दी से इस जानकारी को स्वीकार करने के लिए अपने दिमाग को केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद जियाओई जियान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी चमकदार आंखों में उत्साह झलक रहा था। कीट हेरफेर तकनीक। अध्याय 166 रक्तपिपासु जहरीला सिकाडा। जियोई जियान जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर जाता है। अप्रत्याशित रूप से ऐसी आकर्षक गुप्त तकनीक है। अपने दिमाग में जानकारी को पूरी तरह से आत्मसात करने के बाद जियोई जियान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी चमकदार पुतलियों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। ये पहली बार था जब उसने जाना कि इस दुनिया में जहरीले कीड़ों को नियंत्रित करने की वास्तव में एक तकनीक है। इसके बाद जियोई जियान ने अपनी नजर ब्रोकेट बॉक्स में छायादार जहरीले कीट के अंडों पर घुमाई, जिससे उसकी आंखों में एक भावुक भाव प्रकट हुआ। कीट नियंत्रण तकनीक को इन छायादार जहरीले कीट के अंडों के साथ मिलाना बिल्कुल सही मेल था। शिक्षक, तो मैं इन छायादार जहरीले कीट के अंडों को ले लूंगा। उत्साहित जियोई जियान ने ब्रोकेट बॉक्स को बंद कर दिया और गूही के साथ अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद सीधे अपने कमरे में चली गई। जिस समय जियोई जियान ने ब्रोकेट बॉक्स लिया, गूही के दिमाग में अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। डिंग, पता चला कि मेजबान ने दूसरे शिष्य जियोई जियान को 18 छायादार जहरीले कीटों के अंडे दिए हैं। मेजबान को 18 रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा प्राप्त करने के लिए 10 गुना रिटर्न ट्रिगर करने के लिए बधाई। डिंग, रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा सिस्टम स्पेस में जमा हो गए हैं। मेजबान, कृपया इकट्ठा करने के लिए जांच करें। अपने दिमाग में संकेत सुनकर गूही थोड़ा स्तब्ध रह गया। रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा, वह किस तरह का जहरीला कीट था? वास्तव में गूही को जहरीले कीटों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। छायादार जहरीले कीटों के बारे में जानकारी गूही ने मिट्टी नीलामी घर में प्राप्त की थी। इसलिए इस समय गूही इन रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था। अगले ही पल गूही की चेतना सीधे जांच करने के लिए सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गई। सिस्टम स्पेस में प्रवेश करने पर गूही ने शून्य में लटके हुए एक लाल रंग के प्रकाश समूह को देखा। डिंग, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या मेजबान रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा अंडों के साथ एक मास्टर सेवक अनुबंध बनाना चाहता है? जैसे ही गूही की चेतना ने लाल रंग के प्रकाश समूह को छुआ, उसके दिमाग में एक सिस्टम अधिसूचना गूंज उठी। बिना किसी हिचकिचाहट के गूही ने सीधे कहा, मास्टर सेवक अनुबंध बनाओ। जैसे ही गूही की आवाज गिरी, लाल रंग के रक्त की एक बूंद अचानक गूही के शरीर से अलग हो गई और शून्य में लाल रंग के प्रकाश समूह की ओर तैरने लगी। अगले ही पल रक्त की यह बूंद पहले से ही लाल रंग के प्रकाश समूह पर गिर चुकी थी। धमाका! इस क्षण लाल रंग का प्रकाश समूह एक लाल रंग के रक्त के रंग की चमक में फट गया, जिससे एक भयंकर आभा निकल रही थी। लाल रंग के प्रकाश समूह पर गिरने वाले रक्त से अचानक लाल रंग की चमक निकली, फिर वह रक्त के रंग के निशान में संघनित हो गया, धीरे धीरे लाल रंग के प्रकाश समूह में घुस गया। एक पल के बाद गूही की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसे लगा कि इस पल उसने लाल रंग के प्रकाश समूह के साथ एक अत्यंत सूक्ष्म संबंध स्थापित कर लिया है। वह महसूस कर सकता था कि लाल रंग के प्रकाश समूह के भीतर 18 जीवन रूप जन्म लेने वाले थे। गूही के दिमाग में एक स्पष्ट चेतना प्रवेश कर गई। उसी समय रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा के बारे में जानकारी गूही के दिमाग में प्रवेश कर गई। रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा निर्दय और क्रूर, रक्तपिपासु और हत्यारे, बेहद जहरीले और अपने रूपों को थोड़े समय के लिए छिपाने की जन्मजात प्रतिभा रखते हैं। वयस्क होने के बाद वे 7वें दर्जे के जादुई जानवरों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जल्द ही गूही ने रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा के बारे में सारी जानकारी पढ़ ली और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा वास्तव में अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत रक्तपिपासु और जानलेवा थे, वास्तव में एक प्रकार के क्रूर कीट थे। हालांकि गूही के लिए वे जितने अधिक रक्तपिपासु और शक्तिशाली थे, उनका उस पर उतना ही अधिक प्रभाव था। सिस्टम द्वारा हस्ताक्षरित स्वामी सेवक अनुबंध के साथ कीट नियंत्रण तकनीक का उपयोग किए बिना भी गूही इन रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा को इच्छानुसार आदेश दे सकता था। सिस्टम, रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा के अंडे निकालो। बाद में गूही ने शून्य में लाल रंग के प्रकाश समूह को देखा और सीधे सिस्टम को आदेश दिया। जैसे ही गूही की आवाज गिरी, शून्य में लाल रंग का प्रकाश समूह तेजी से टिमटिमाया, गूही की ओर बढ़ते हुए लाल रंग की किरण में बदल गया। लाल रंग के प्रकाश समूह के गायब होने के बाद कबूतर के अंडों के आकार के 18 रक्त लाल कीट के अंडे प्रकट हुए। खून के प्यासे जहरीले सिकाडा के अंडे सेने के लिए बड़ी मात्रा में धुखी हुई को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। शायद इन 18 अंडों को पीछे के पहाड़ के पीछे घाटी में रखा जा सकता है। मन में एक योजना के साथ गूही के विचार चले गए और उसकी आकृति सीधे आंगन में गायब हो गई। किंगशान टाउन से 10 मील बाहर काली रात के आसमान में एक अर्धचंद्र किला लटका हुआ था, जो धरती पर एक फीकी ठंडी चांदनी बिखेर रहा था। अंधेरे जंगल में एक फीकी अलाव हल्की सी टिमटिमा रही थी, जो शांत रात में थोड़ी गर्मी ला रही थी। अलाव के बगल में काले कपड़े पहने एक व्यक्ति पेड़ के तने से टिका हुआ था, अपने हाथ में लपटों के साथ ऊक के साथ खेल रहा था। काले कपड़े पहने ये युवक कोई और नहीं बल्कि जियाओयान था, जो भूटान शहर से चला गया था। आज की गिनती करें तो जियाओयान आधे महीने से भूटान शहर से दूर था। अकेले सफर में शुरुआती ताजगी फीकी पड़ गई थी और एक हल्की उदासी की भावना धीरे धीरे युवक के दिल में चढ़ गई। लापरवाही से लकड़ी का एक टुकड़ा आग में फेंकते हुए, अलाव को फिर से चमकीला बनाते हुए जियाओयान ने अपने हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया और आलस से कहा, गुरु, हम वास्तव में कहाँ जा रहे हैं? दानव जानवर पर्वत श्रृंखला। उसकी उंगली पर अंगूठी से बूढ़ी आवाज आई।
क्या भूटान शहर के पास दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना संभव नहीं है? इतनी दूर क्यों जाना है? ये दानव जानवर पर्वत श्रृंखला का पूर्वी भाग है। यहाँ से इसे पार करने पर हम टेगरे रेगिस्तान पहुंच जाएंगे, जो हमारी साधना के लिए अंतिम गंतव्य है। याओ लाओ मुस्कुराया। दानव जानवर पर्वत श्रृंखला को पार करना। जियोयान मुस्कुराया और सूखी हंसी में बोला, मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं केवल कुछ युवा प्रथम श्रेणी के दानव जानवरों से ही निपट सकता हूँ। अधिक से अधिक मैं केवल परिधि के आसपास ही घूम सकता हूँ। इसे पार करना मुझे डर है। ये थोड़ा असंभव है ना? एक खतरनाक स्थिति में क्षमता विस्फोट कर सकती है। याओ लाओ ने हल्के से कहा, मैं आपको दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में एक डू मास्टर के पास आगे बढ़ने देने की योजना बना रहा हूँ। ओह, तो साधना की अगली अवधि के लिए क्या मुझे इसे दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में बिताना होगा? ये सुनकर जियाओयान का चेहरा तुरंत कड़वा हो गया। मेरा अनुमानित समय सीमा 1 वर्ष है। शेष 6 महीनों में आपको टेगरे रेगिस्तान में साधना करनी होगी। टेगरे रेगिस्तान। कुछ बार बुदबुदाते हुए जियाओयान ने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया। खैर, वैसे भी याओ लाओ की सुरक्षा के साथ वह खुद को दानव जानवरों द्वारा खाए जाने नहीं देगा, है ना? एक पल की चुप्पी के बाद जियाओयान को अचानक नालन यानरान की याद आए और वह पूछने से खुद को रोक नहीं सका, गुरु, नालन यानरान अब अपनी साधना में किस स्तर पर पहुंच गई है? जब वह सगाई रद्द करने के लिए जियाओ परिवार में आई थी तो वह एक 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर थी। अब सिर्फ 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है और उसकी साधना अधिकतम 6 सितारा डू साधक की है, जो 7 सितारा डू साधक के करीब है। याओ लाओ ने समझाया। बोलने के बाद याओ लाओ ने कुछ हद तक चंचल लहजे में जियाओयान को देखा और कहा, क्या आप खुद पर भरोसा नहीं है? ये सुनकर जियाओयान ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे आत्मविश्वास की कमी कैसे हो सकती है? गुरु, बस इंतजार करो और देखो, मैं 3 साल के समझौते में जीत जाऊंगा। अच्छा, वह मेरा अच्छा शिष्य है। न केवल आपको खुद पर बल्कि अपने गुरु पर भी भरोसा होना चाहिए। इस छोटे से जियामा साम्राज्य में कौन आपकी तरह औषधीय गोलियां खा सकता है? ये यहाँ तक कि यूनान संप्रदाय के तथाकथित दान राजा गुहे भी इसे हासिल नहीं कर सकते। याओ लाओ का बूढ़ा चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसका लहजा बेहद दृढ़ था। अध्याय 167, आत्माओं के हॉल के निशान। पलक झपकते ही 1 और सप्ताह बीत गया। अब यूनान संप्रदाय में आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता तक केवल 3 दिन बचे थे। पीछे के पहाड़ के पीछे घाटी में एक पहाड़ी गुफा के एक कोने में गुहे ने पतली हवा से एक गुफा बनाई। गुफा की दीवारें चांदनी के पत्थरों से ढकी हुई थी, जो मूल रूप से धुंधली गुफा को रोशन कर रही थी। इस गुफा के सबसे गहरे हिस्से में लगभग 1 दर्जन गज आकार का एक गुप्त कक्ष था। इस समय गुहे गुप्त कक्ष के सामने खड़ा था। उसकी नजर गुफा की दीवारों से चिपके हुए दर्जन भर रक्तलाल कीड़ों पर टिकी थी। इन रक्तलाल जीवों की पीठ पर पंख थे, जो सख्त रक्तलाल तराजू से ढके थे। करीब से देखने पर कोई उनके मुंह में तीखे मुंह के हिस्से बढ़ते हुए देख सकता था। गुप्त कक्ष के बाहर गुहे ने इन रक्तलाल जीवों को ध्यान से देखा, उनसे निकलने वाली रक्तमय आभा को महसूस किया और गुहे के होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। ये 18 रक्तलाल जीव रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा थे। रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा अंडे प्राप्त करने के बाद गुहे इस पर्वत घाटी में आए थे और इस गुफा का निर्माण किया था और अंडों को गुप्त कक्ष में रखा था। डूक्यू द्वारा वर्षों के पोषण के बाद रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा आखिरकार आज फूट पड़े। इससे गुहे कुछ हद तक प्रसन्न हुए और वे तुरंत निरीक्षण करने के लिए गुफा में आ गए। ये रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा बहुत बड़े नहीं थे, केवल सामान्य कीड़ों से थोड़े बड़े थे। हालांकि इन रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा से निकलने वाली आभा ने गुहे को संतुष्ट महसूस कराया। सभी 18 रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा अंडे से निकले, जिनमें से प्रत्येक में 4 सितारा राक्षस जानवर के बराबर ताकत थी, जो मानव डूलिंग की खेती के बराबर थी। हालांकि रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा कीड़े होने के कारण स्वाभाविक रूप से कम बुद्धि वाले थे। भले ही गुहे ने उनके साथ एक स्वामी सेवक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, उनकी बुद्धि को देखते हुए वे केवल सरल आदेशों को पूरा कर सकते थे। हालांकि गुहे कुछ हद तक निराश थे, लेकिन वे अनिच्छा से इसे स्वीकार कर सकते थे। जब तक ये जीव आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, भविष्य में उनकी ताकत बढ़ने के साथ उनकी बुद्धि में सुधार होना चाहिए। इस दौरान गुहे ने जहरीले कीड़ों के बारे में कुछ प्राचीन पुस्तकें भी एकत्र की। इस समय वह पहले जैसा अज्ञानी नहीं था। इन प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने के माध्यम से गुहे को पता चला कि प्राचीन काल में किसी ने विशेष रूप से इन शक्तिशाली जहरीले कीड़ों के लिए जहरीले कीड़ों की सूची बनाई थी। इसमें सैकड़ों शक्तिशाली जहरीले कीड़े दर्ज किए गए थे। उनमें से रक्तपिपासु जहरीला सिकाडा जहरीले कीड़ों की सूची में 9वें स्थान पर था। हालांकि रक्तपिपासु जहरीला सिकाडा सूची में उच्च स्थान पर था, लेकिन उन प्राचीन पुस्तकों में वर्णन के अनुसार उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं सीमित थीं, जीत के लिए पूरी तरह से बड़ी संख्या पर निर्भर थी। अगर वे केवल 1 दर्जन या यहाँ तक कि दर्जनों भी होते तो वयस्क होने पर भी वे बहुत उपयोगी नहीं होते। जब उनकी संख्या हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजारों तक पहुंच जाती, तभी वे साधारण कीड़ों की सूची में अपनी रैंकिंग पर सही मायने में खरे उतर पाते। उस दृश्य के बारे में सोचते हुए जहां अनगिनत रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा आकाश को भर देते, अंतहीन हमला करते, गुहे कांप उठे। आखिरकार वयस्क होने के बाद रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा की ताकत 7 श्रेणी के दानव जानवर के बराबर थी, जो मानव डू पूर्वज क्षेत्र के बराबर थी। हजारों डू पूर्वज स्तर के जीवों के एक साथ काम करने से सबसे शक्तिशाली ताकतों को भी इसे संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब गुहे को जो करने की जरूरत थी वह था इन रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा को जल्दी से जल्दी परिपक्व करना और फिर उन्हें जल्द से जल्द प्रजनन करने देना। तभी मात्रा आसमान छू सकती थी, लेकिन ये कहना आसान था, इसे करना वाकई मुश्किल था। सबसे पहले रक्तपिपासु जहरीले सिकाडा को परिपक्व करने के लिए डूक्यूई को डराना जरूरी था। सिर्फ यही जरूरत ज्यादातर लोगों को परेशान कर सकती थी। सौभाग्य से गुहे के पास 9 रंग का पवित्र कमल था, जो सितारों की शक्ति को अवशोषित करके डूक्यूई को संघनित कर सकता था।
अब इस घाटी में मौजूद डूकी हुई इन रक्तपिपासु जहरीले सिकारा को परिपक्व करने के लिए पर्याप्त था। बेशक खून के प्यासे जहरीले सिकारा को सिर्फ डूकी हुई से परिपक्व करना काफी नहीं था। खून के प्यासे जहरीले सिकारा में स्वाभाविक रूप से खून के प्यासे और हिंसक स्वभाव था। उन्हें अपनी प्रकृति को उत्तेजित करने और उनके विकास में तेजी लाने के लिए रोजाना मांस और खून खिलाने की जरूरत थी। निश्चित रूप से सिर्फ डूकी हुई पर निर्भर रहना खून के प्यासे जहरीले सिकारा को परिपक्व करने के लिए काफी नहीं था। खून के प्यासे जहरीले सिकारा में स्वाभाविक रूप से खून के प्यासे और क्रूर स्वभाव था। उन्हें अपनी प्रकृति को उत्तेजित करने और उनके विकास में तेजी लाने के लिए रोजाना मांस और खून खिलाने की जरूरत थी। ये सोचते ही बूहे का दिमाग घूम गया और उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक जानवर की लाश निकाली और उसे गुप्त कक्ष में फेंक दिया। खून और मांस की सुगंध ने तुरंत खून के प्यासे जहरीले सिकारा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। गुप्त कक्ष में भिनभिनाने की आवाजें गूंज रही थी। हालांकि ये रक्तपिपासु जहरीले सिकारा जानवर की लाश को खाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन बूहे की आज्ञा के बिना वे केवल चिंताजनक दहाड़ते हुए सहन कर सकते थे। ये दृश्य देखकर बूहे के होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। बहुत बढ़िया। हालांकि इन प्राणियों की बुद्धि कम थी, लेकिन उनका एक फायदा था, वे पूरी तरह से आज्ञाकारी थे, बिना किसी अन्य अनावश्यक विचार के आदेशों का पालन करने में सक्षम थे। ठीक है, तुम शुरू कर सकते हो, बूहे ने आदेश दिया, क्योंकि प्राणी अधिक से अधिक उत्तेजित हो गए। जैसे ही बूहे की आवाज गिरी, रक्तपिपासु जहरीले सिकारा जो मूल रूप से गुफा की दीवारों से चिपके हुए थे, कई रक्त रंग की छायाओं में बदल गए, सीधे जानवर की लाश पर झपट पड़े। क्रंच क्रंच क्रंच। इसके बाद गुप्त कक्ष फाड़ने और काटने की भयानक आवाजों से गूंज उठा उनकी दावत की आवाज। कुछ ही पलों में गुप्त कक्ष में जानवर की लाश पूरी तरह से खा ली गई, एक भी हड्डी नहीं बची। ये दृश्य देखकर बूहे की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। इन दर्जन भर जीवों ने इतने बड़े जानवर की लाश को खाने के बाद अपने शरीर में कोई बदलाव नहीं दिखाया। ये वाकई अविश्वसनीय था। अपनी आत्मा की शक्ति से सावधानीपूर्वक महसूस करते हुए बूहे ने रक्तपिपासु जहरीले सिकारा में सूक्ष्म परिवर्तनों की खोज की। यह उनके आभा में एक बदलाव था। जानवर की लाश को खाने के बाद इन रक्तपिपासु जहरीले सिकारा की आभा और भी ज्यादा रक्तपिपासु हो गई। रक्तलाल ऊर्जा के धागे उनके चारों ओर लिपटे हुए थे, जो एक नजर में एक साथ सनसनी पैदा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में हर दिन एक जानवर की लाश लानी होगी। ये दृश्य देखकर बूहे कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। एक बार जब ये रक्तपिपासु जहरीले सिकारा बढ़ गए, तो उन्हें जीवित रखने के लिए संभवतः अत्यंत शक्तिशाली जानवरों की लाशों की आवश्यकता होगी। रक्तपिपासु जहरीले सिकारा को गुप्त कक्ष में रहने और बाहर न जाने का आदेश देने के बाद बूहे धीरे धीरे गुफा से बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला, एक अत्यंत समृद्ध डूकी हुई उसकी ओर दौड़ी। चारों ओर देखने पर घाटी में अधिकांश शून्यकण जैसी धुंध से भर गया था, जिससे दृष्टि कुछ धुंधली हो गई थी। अपनी आत्मा शक्ति को मुक्त करते हुए बूहे घाटी में स्थिति को पूरी तरह से देख सकता था। एक विचार के साथ बूहे की आकृति औषधि उद्यान के बगल में दिखाई दी। इस दौरान बूहे ने मितेर नीलामी घर की एक और यात्रा की और 3 T6 आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगाईं जो उन्होंने एकत्र की थीं। अब औषधि उद्यान में T4 और T5 आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की उपेक्षा करते हुए T6 आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की संख्या 15 तक पहुंच गई थी। ये देखकर कि उद्यान में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अच्छी तरह से बढ़ रही थी, बूहे ने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर कए द्वारा बनाए गए उद्घाटन का अनुसरण करते हुए वह घाटी से बाहर चला गया। अगले ही पल बूहे की आकृति अपने स्वयं के याद में लौट आई। जैसे ही वह मंडप की ओर चलने वाला था, बूहे ने अचानक अपना भाव बदल दिया और यूनान संप्रदाय के पीछे के पहाड़ की दिशा की ओर देखने लगा। इतनी शक्तिशाली आभा! बूहे ने अपनी आत्मा शक्ति को मुक्त किया और तुरंत एक मजबूत अपरिचित आभा को महसूस किया। ये है आत्माओं का हॉल, अध्याय 168, वुगाजिन। 2 शब्द, हॉल ऑफ सोल्स, उसके दिमाग में कौंध है और अचानक बूहे की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हालांकि उसकी ताकत पहले से ही बहुत मजबूत है, इन पिछले कुछ दिनों में बूहे ने सिस्टम स्पेस में संचित साधना को पूरी तरह से परिष्कृत करने का अवसर लिया। उसकी साधना अब 7 सितारा डू पूर्वज के स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? बूहे हॉल ऑफ सोल्स के आतंक को जानता है। हॉल ऑफ सोल्स के सामने उसकी वर्तमान ताकत किसी भी लहर को भड़काने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमेशा से बूहे ने खुद को छिपाने, अपनी ताकत को छिपाने और हॉल ऑफ सोल्स से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित न करने की पूरी कोशिश की है। हालांकि उसने इस तथ्य को लगभग अनदेखा कर दिया कि क्लाउड मिस्ट सेट के भीतर एक हॉल ऑफ सोल्स गार्जियन छिपा हुआ है। मूल कार्य के बारे में सोचते हुए बूहे को याद आता है कि क्लाउड मिस्ट सेट में छिपे हुए हॉल ऑफ सोल्स गार्जियन को वह गार्जियन कहा जाता है, जो हॉल ऑफ सोल्स का एक पृथ्वी स्तरीय गार्जियन है, जिसकी ताकत पहले से ही 7 सितारा डू पूर्वज के स्तर तक पहुंच चुकी है। अभी की आभा से देखते हुए प्रतिद्वंद्वी भी स्पष्ट रूप से क्लाउड मिस्ट सेट के पिछले पहाड़ से आया था। इस दौरान पिछले पहाड़ में उसने जो हंगामा मचाया, उसके बारे में सोचकर बूहे की रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। हालांकि उसके पास 9 रंग का पवित्र कमल है, लेकिन वह गार्जियन के लिए घाटी में प्रवेश करना असंभव है। हालांकि समय के साथ कुछ सुराग मिल सकते हैं। इस बारे में सोचते हुए बूहे की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। पिछले पहाड़ की घाटी में सब कुछ बूहे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। बूहे ये भी गारंटी नहीं दे सकता कि वह गार्जियन ने कुछ नोटिस किया है या नहीं। क्या होगा अगर? एक पल के लिए झिझकने के बाद बूहे की अभिव्यक्ति अचानक दृढ़ हो गई। उसने आरोहण चरण तकनीक को सक्रिय किया और उसका आंकड़ा आंगन में गायब हो गया, उस आभा की ओर बढ़ रहा था जो अभी पीछे के पहाड़ से निकली थी। ... क्लाउड मिस्ट सेट से कुछ दूर शून्य में राक्षसों और राक्षसों की तरह एक घना लाल धुंध दूर की ओर उड़ गया। लाल धुंध बहुत तेज थी, बस एक पल में यह एक बड़ी दूरी पार कर गया। जब लाल धुंध एक सुनसान पर्वत श्रृंखला पर उड़ी तो यह अचानक रुक गई। कुछ पलक झपकते ही ये सीधे आकाश में रुक गई और लाल धुंध धीरे धीरे पीछे हट गई, अंत में एक आकृति में बदल गई जिसकी विशेषताएं स्पष्ट थीं।
आकृति ने ध्यान से आगे देखा और उसके भाव में गंभीरता का संकेत था। तुम कौन हो और तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? दूर नहीं, ऊंचे आकाश में एक लाल कमल का मंच शून्य में मंडरा रहा था, जो एक शानदार लाल रोशनी बिखेर रहा था। लाल कमल के मंच पर एक सफेद रंग की आकृति खड़ी थी, जिसके चेहरे पर चांदी का मुखौटा था। चमकदार लाल रोशनी के नीचे केवल एक छायादार आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। लाल कमल के मंच पर खड़ी आकृति स्वाभाविक रूप से गूहे थी। वह पवित्र कमल मंच पर खड़ा था। वह संरक्षक के सवालों का सामना करते हुए गूहे ने जवाब नहीं दिया। आत्माओं के हॉल के तरीके रहस्यमय हैं। यदि दूसरा पक्ष भाग जाता है, कुछ जानकारी प्रकट करता है, उन्हें कुछ सुराग खोजने की अनुमति देता है, तो ये परेशानी होगी। गूहे को जवाब न देते हुए देखकर वह संरक्षक ने भौहें सिकुड़ी और फिर से पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? उसकी निगाहें गूहे पर ठंडी पड़ गई और उसे अपने दिल में थोड़ी ठंड महसूस हुई। वह समझ सकता था कि यह रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति किसी भी तरह से उससे कमजोर नहीं था। हालांकि इस बार गूहे ने फिर भी जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसके शरीर से एक भयानक दबाव निकला, जिसने वह संरक्षक पर हमला किया। गूहे से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए वह गार्जियन के हाव भाव बदल गए और उसने गुस्से से डांटा, तुम जो भी हो, मैं हॉल ऑफ सोल्स का सदस्य हूँ। मुझ पर हमला करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। बहुत बकवास। पवित्र लॉर्ड्स प्लेटफॉर्म पर यह शब्द सुनकर गूहे ने वह गार्जियन की ओर बढ़ते हुए व्यंग्य किया। उसी समय लाल लॉर्ड्स प्लेटफॉर्म पर एक लाल पवित्र ढाल दिखाई दी, जो गूहे को अंदर से मजबूती से बचा रही थी। हे, कितना घमंडी आदमी है। भले ही तुम एक मजबूत डू पूर्वज हो, हमारे हॉल ऑफ सोल्स की नजर में तुम कुछ भी नहीं हो। भविष्य में तुम्हें आज हॉल ऑफ सोल्स को अपमानित करने के अपने फैसले पर पछतावा हो सकता है। गूहे के अपमानजनक रवैये ने वह गार्जियन के गुस्से को बढ़ा दिया। तुम्हारे हॉल ऑफ सोल्स के सदस्य हमेशा ऐसे अर्थहीन शब्द बोलना पसंद करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं। रेड लॉर्ड्स प्लेटफॉर्म के अंदर गूहे ने अपना सिर उठाया, वह गार्जियन की ओर हल्के से बोलते हुए। उसने आखिरी हिस्सा नहीं कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि जियाओयान हमेशा भागने में सफल हो जाता है। क्या तुमने हॉल ऑफ सोल्स के अन्य सदस्यों का सामना किया है? गूहे के शब्दों में निहित अर्थ सुनकर वह गार्जियन की आंखें आश्चर्यचकित होकर थोड़ी चमक उठी। वह गार्जियन के सवाल का सामना करते हुए गूहे अचानक चुप हो गया। उसने जवाब न देने का विकल्प चुना। उसके शरीर में मौजूद विशाल डूबी हुई एक उग्र नदी की तरह उसके मेरिडियन से बह रही थी, जिससे आसपास के स्थान में स्पष्ट उतार चढ़ाव हो रहा था। दुनिया में इस तरह का बदलाव केवल डू क्यूई के प्रवाह पर आधारित केवल एक डू पूर्वज स्तर के पावर हाउस द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। डू सम्राट स्तर के भीतर कोई और इसे हासिल नहीं कर सकता था। गूहे को फिर से चुप देखकर वह गार्जियन की आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। उसने ठंडी सांस ली। आज ये गार्जियन ये परखने आया है कि क्या तुम इस तरह के अहंकार के लायक हो। इस ठंडी सांस के बाद वह गार्जियन की उंगली हिली और एक तीखी खंगती हुई आवाज गूंजी। तुरंत लोहे की जंजीरों ने ऑक्टोपस के तंबुओं की तरह आवाज करते हुए गूहे पर क्रूर हमला किया। इस भयानक हमले का सामना करते हुए गूहे की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। जिस समय लोहे की जंजीरें हमला करने वाली थी, उसने लाल कमल मंच को सक्रिय कर दिया और सीधे टकरा गया। लाल कमल ढाल पर एक चमकदार लाल रोशनी के साथ शक्तिशाली बल ने सीधे विशाल जंजीर को उड़ा दिया। लाल कमल ढाल की रक्षात्मक शक्ति बेहद आश्चर्यजनक थी और वह गार्जियन के हमले ने गूहे को बहुत कम खतरा दिया। हालांकि यह केवल एक प्रारंभिक आदान प्रदान था। लाल कमल ढाल और जंजीर की टक्कर ने पहले से ही एक बहरा गर्जन पैदा किया और एक बढ़ती हुई ऊर्जा लहर सभी दिशाओं में फैल गई। इतना मजबूत बचाव। हमले के बाद वह गार्जियन ने बरकरार लाल कमल ढाल को देखा, एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रकट की। एक साधारण डू पूर्वज को भी अपने पिछले हमले का विरोध करना मुश्किल लगता। फिर भी इस व्यक्ति ने लाल कमल मंच के साथ इसे आसानी से रोक दिया। क्या कीमती खजाना है। यह महसूस करते हुए वह गार्जियन ने कुछ लालच के साथ गूहे के पैरों के नीचे लाल कमल मंच को देखा। अगर उसे ये लाल कमल मंच मिल जाता तो निस्संदेह उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती। हे, क्या तुम इस कछुए के खोल के पीछे छिपकर मुझसे लड़ने की योजना बना रहे हो? इसके बाद वह गार्जियन ने गूहे को देखा। उसके स्वर में उपहास का भाव था। वह गार्जियन के उपहास का सामना करते हुए गूहे अविचलित रहा। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अचानक आग की एक गेंद बाहर निकली। उसके हाथ में आग बैंगनी और लाल रंग का एक अजीब मिश्रण थी, जो बेहद आकर्षक लग रही थी। जिस क्षण गूहे के हाथ में ज्वाला प्रकट हुई, वह संरक्षक ने उस पर नजर डाली और अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसका स्वर भय से भर गया। ये एक स्वर्गीय ज्वाला है। अध्याय 169 युद्ध। ये किस तरह की स्वर्गीय ज्वाला है? शून्य में वह गार्जियन ने गूहे की हथेली में स्वर्गीय ज्वाला को देखा। कुछ देर बाद उसकी भावनाएं आखिरकार शांत हो गईं। उसने गहरी आवाज में पूछा, इसे आजमाओ और तुम्हें पता चल जाएगा। गूहे ने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसके हाथ में स्वर्गीय ज्वाला अचानक हिंसक हो गई, आग के एक मोटे स्तंभ में तब्दील हो गई, जो वह गार्जियन की ओर तेजी से बढ़ रही थी। गूहे को बिना किसी हिचकिचाहट के घातक बल का सहारा लेते देख वह गार्जियन का चेहरा बेहद उदास हो गया। अत्यंत अहंकारी वह गार्जियन ने दहाड़ लगाए और उसके हाथ में 5 लोहे की जंजीरें अजगर की तरह आग के विशाल स्तंभ की ओर तेजी से झूलने लगी। हालांकि अगले ही पल वह गार्जियन के चेहरे पर अचानक भय का भाव दिखाई दिया। जैसे ही 5 अजीबोगरीब लोहे की जंजीरें आग के स्तंभ को छूती हैं, वे एक पल में पिघले हुए लोहे की धारा में बदल जाती हैं। चटकने की आवाज गूंजती है। लोहे की जंजीरें तरल हो जाती हैं और आग के स्तंभ से पिघल जाती हैं। अच्छा नहीं, वह गार्जियन के चेहरे पर अचानक झटका दिखा। आग का विशाल स्तंभ अभी भी बिना रुके गति से सीधे वह गार्जियन की ओर बढ़ा। लानत है। महत्वपूर्ण क्षण में वह गार्जियन दहाड़ता है और एक घना और भयानक काला कोहरा तुरंत उभरता है, जो उसे घेर लेता है। जैसे ही काली धुंध ने वह गार्जियन को ढांक लिया, आग का विशाल स्तंभ एक जोरदार विस्फोट के साथ टकराया।
धमाका, एक बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ आग का विशाल स्तंभ सीधे काली धुंध में फट गया। अगले ही पल काली धुंध से एक दयनीय चीख गूंजी, जो ये संकेत दे रही थी कि वहू गार्जियन को बहुत बड़ा झटका लगा है। थोड़ी देर बाद काली धुंध तेजी से लुढ़की, जिससे अंदर वहू गार्जियन की काली आकृति दिखाई देने लगी। इस समय वहू गार्जियन हालांकि अभी भी अपना असली रूप नहीं देख पा रहा था, उसने एक कमजोर आवाज से चिल्की और आसपास की काली धुंध बहुत पतली हो गई थी। कमीने, तुम कौन हो? तुमने मुझे ऐसी विकट स्थिति में क्यों डाला? वहू गार्जियन का चेहरा लोहे जैसा नीला हो गया। उसने गूही की ओर देखा, जो कुछ ही दूरी पर शांत था और गुस्से में दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। हे, तुम अभी भी इतनी जोर से चिल्ला सकते हो? ऐसा लगता है कि मैं अभी बहुत हल्का था। वहू गार्जियन के गुस्से से अप्रभावित गूही का दिमाग हिल गया और स्वर्गीय ज्वाला की एक किरण तुरंत उसकी हथेली में दिखाई दी। तुम? गूही की हथेली में ज्वाला को फिर से प्रकट होते देख वहू गार्जियन की पलकें फड़क उठी और डर का भाव उभर आया। अभी अभी उसने इस ज्वाला के आतंक का अनुभव किया था। अगर उसने इसे फिर से सहा तो उसे डर था कि वह यहीं मर जाएगा। वह बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। वहू गार्जियन के विचार तेजी से दौड़ने लगे, इस स्थिति से निपटने के तरीके पर विचार करते हुए। केवल इसी तरह एक पल के बाद वहू गार्जियन ने जल्दी से एक निर्णय लिया। उसने गहरी सांस ली, अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और अचानक एक काली धुंध उभरी जो उसके सामने मंडरा रही थी। काली धुंध के भीतर एक मजबूत आत्मा के उतार चढ़ाव को महसूस किया जा सकता था। कुछ हद तक दर्दनाक नजर से इस काली धुंध को देखते हुए वहू गार्जियन एक पल के लिए चिचका, फिर अपने दांत पीस लिए। उसके हाथ की एक हरकत से काली धुंध अचानक फैल गई, फिर तेजी से सिकुड़ गई। अंत में एक भ्रामक आत्मा की आकृति उसमें से बाहर निकल गई। जैसे ही आत्मा की आकृति दिखाई दी, वहू गार्जियन ने अपना मुंह खोला और एक काली धुंध बाहर निकली, जिसने आत्मा की आकृति को लपेट लिया। काली धुंध से घिरे आत्मा की आकृति को कुछ महसूस हुआ। ये हिंसक रूप से संघर्ष करती रही और भयावह आत्मा उतार चढ़ाव की लहर फैल गई। आत्मा की आकृति को संघर्ष करते हुए देखकर वहू गार्जियन ने ठंडी सांस ली। फिर उसने अपना मुंह चौड़ा खोला, एक शक्तिशाली चूषण बल बाहर निकला और आत्मा की आकृति सीधे उसके मुंह में चली गई। इस आत्मा की आकृति को खाने के बाद वहू गार्जियन के चारों ओर घूमती काली धुंध और भी घनी हो गई और उसकी आभा और भी जोरदार हो गई। हालांकि वहू गार्जियन यही नहीं रुका। उसने एक बार फिर काली धुंध से एक आत्मा की आकृति को बाहर निकाला और खाना जारी रखा। जैसे जैसे उसने और अधिक आत्मा की आकृतियों को खाया, भयानक काली धुंध फैलने लगी और वहू गार्जियन की आभा और भी मजबूत हो गई। कुछ ही दूरी पर वहू गार्जियन की अचानक हरकतों से गूही कुछ पल के लिए विचलित हो गया। स्थिति को जल्द ही समझ गया। उसने मूल कार्य को पढ़ा था, उसे हॉल ऑफ सोल्स के कुछ तरीकों के बारे में पता था और उनमें से एक था आत्मा की आकृतियों को खाकर ताकत बढ़ाना। एक के बाद एक आत्मा की आकृतियों को बेरहमी से भस्म होते देख गूही चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। आत्मा की आकृतियों को खाकर खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हो? मेरी निगरानी में नहीं। हालांकि ये आत्मा की आकृतियां विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन उनकी संख्या वहू गार्जियन को संभावित रूप से महत्वपूर्ण बढ़ावा दे सकती थी। गूही के चिल्लाने के तुरंत बाद वहू गार्जियन के सामने तुरंत प्रकट होने वाले आरोही चरणों का उपयोग किया गया। उसके बाद गूही की हथेली स्वर्गीय ज्वाला के साथ फट गई, जो एक विशाल आग के गोले में बदल गई। विशाल आग के गोले को पकड़े हुए जैसे कि वह एक चमकदार सूरज को पकड़े हुए हो, बिजली की रोशनी की एक लकीर अंतरिक्ष में फैल गई। एक झटके में गूही ने वहू गार्जियन के सामने तैरती काली धुंध पर जोरदार प्रहार किया। विशाल आग का गोला धुंध से टकराया, जिससे वहू गार्जियन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। जैसे ही वह प्रतिक्रिया करने वाला था, काली धुंध अचानक फट गई। भ्रामक आत्मा आकृतियां तेजी से बाहर निकली और सभी दिशाओं में बिखर गईं। इस आदमी ने कितनी आत्मा आकृतियों को पकड़ा? सभी दिशाओं में भागती हुई अनगिनत आत्मा आकृतियों को देखकर गूही को थोड़ा सूखा महसूस हुआ। आत्माओं के हॉल के ये व्यक्ति वास्तव में निर्दयी थे। हरामी, मेरी आत्मा की थैली को नष्ट करने की हिम्मत। अनेक आत्माओं को भागते देख वहू गार्जियन की आंखें लाल हो गईं। उसके अंदर से एक घना हत्या का इरादा उमड़ पड़ा और काली लोहे की जंजीरें अजगरों की तरह गूही की ओर भयंकर रूप से झपट्टा मारती हुई चली गईं। वहू गार्जियन के क्रोधित हमले का सामना करते हुए गूही शांत रहे। वह तेजी से पीछे हट गए और स्वर्गीय ज्वाला भड़क उठी, जिससे एक विशाल आग का गोला बन गया जो निकट आ रही लोहे की जंजीरों से भयंकर रूप से टकराया। बूम! जैसे ही लोहे की जंजीरें आग के गोले से टकराईं, वे एक जोरदार आवाज के साथ फट गईं और एक विशाल ऊर्जा उतार चढ़ाव फैल गया। आज चाहे तुम कहीं से भी आए हो, मैं तुम्हारी आत्मा का उपयोग उन भागती हुई आत्माओं को रोकने के लिए करूंगा। वहू गार्जियन की उग्र दहाड़ आसमान में गूंज उठी। तुरंत उसके शरीर से 5 काली जंजीरें निकली, जिनमें से प्रत्येक पहले से भी अधिक सघन भयानक काली धुंध से भरी हुई थी। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई, 5 काली जंजीरें अचानक से फट गई, नीचे उतारा और फिर फुसफुसाते हुए उन्होंने गूहे पर जमकर हमला किया। प्रत्येक श्रृंखला पर हत्या का इरादा बेहद गहरा था। अध्याय 170 वर्मिलियन बदसील। वहू गार्जियन गंभीर रूप से घायल। सांस छोड़ें। शून्य में 5 लोहे की जंजीरें जैसे कि ड्रैगन गुजर रहे हों, गूहे की ओर गोली चलाते हुए एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रही थी। हालांकि जैसे ही 5 लोहे की जंजीरें गूहे को मारने वाली थी, वहू गार्जियन को अचानक एहसास हुआ कि गूहे की आकृति मूल स्थान से गायब हो गई थी। 5 लोहे की जंजीरें अपने लक्ष्य पर वार करने में विफल रहीं, जिससे शून्य में गड़गड़ाहट हुई। वहू गार्जियन ने जल्दी से लोहे की जंजीरों को वापस खींच लिया और सतर्कता से आसपास के वातावरण को स्कैन किया। वह कहाँ है? वहू गार्जियन के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि वह गूहे का पता नहीं लगा पाया। वहू गार्जियन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि गूहे चले जाएंगे। गूहे की आभा को महसूस करने में असमर्थ उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। अचानक वहू गार्जियन को कुछ महसूस हुआ और उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपने सिर के ऊपर देखा, जिससे एक डरावनी नजर आई। वहू गार्जियन के सिर के ऊपर गूहे लाल कमल मंच पर खड़ा था, शानदार हाथ मोहरे बना रहा था।
हाथ मोहरें तेजी से बदल गईं और थोड़ी देर बाद वे अचानक एक रहस्यमय मोहर में बदल गईं। मोहर के अंदर का अंगूठा नुकीला था और तर्जनी दो सांपों की तरह आपस में गुंथी हुई थी, जिससे एक रहस्यमय और जटिल पैटर्न बन रहा था। मोहर के जमने के साथ ही बूही की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं और एक चमकदार चमक ठोस किरणों की तरह बाहर निकली। इसने नीचे खड़े वहू गार्जियन को सदमे और डर का एहसास कराया। डू स्किल वर्मिलियन बर्ड सील। अपने हाथों को लहराते हुए बूही की उंगलियों के बीच कई रहस्यमय सील उभरी। एक पल में दर्जनों सीलें एकत्रित हो गईं, जिससे शून्य में एक चमकदार तारों वाला पैटर्न बन गया। इसके बाद तारों वाले पैटर्न से एक तेज और मधुर ध्वनि गूंजी। एक सुंदर और विशाल आकृति धीरे धीरे उसमें से उभरी। पूरी तरह से लाल रंग की लिप्टों से ढका वर्मिलियन बर्ड ब्रह्म एक अत्यंत हिंसक और झुलसाने वाली आभा को बाहर निकाल रहा था। ये शून्य में एक विशाल जानवर की तरह खड़ा था, मानो ये पूरे आकाश और पृथ्वी को जला सकता हो। जैसे ही बूही ने हाथ की मोहरों को संभाला, उसके सामने तैरता हुआ सिंदूरी पक्षी का ब्रह्म अचानक एक चमकदार चमक के साथ फूट पड़ा, जो हवा में लटके हुए एक चमकते सूरज जैसा था। जिस क्षण सिंदूरी पक्षी का ब्रह्म प्रकट हुआ, बूही के आसपास का स्थान हिंसक रूप से कंपन करने लगा। इससे निकलने वाले भयानक दबाव ने नीचे वहू गार्जियन को दमन की भावना महसूस कराई। वहू गार्जियन ने भयभीत निगाह से ऊपर देखा, सिंदूरी पक्षी के ब्रह्म पर अपनी नजरें टिकाईं। इसके भीतर छिपी भयानक ऊर्जा को महसूस करते हुए वहू गार्जियन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। इस भयानक ऊर्जा ने डूजोंग के शक्तिशाली व्यक्ति को भी वास्तविक धड़कन का एहसास कराया। जाओ, सिंदूरी पक्षी का ब्रह्म बनने के बाद बूही ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसका अंगूठा फड़फड़ाया और हाथ की मोहर को उग्र रूप से आगे भेजा गया। सिंदूरी पक्षी का ब्रह्म तुरंत उसे छोड़ गया। एक लाल रंग की रोशनी में बदल गया, जो बिजली की तरह वहू गार्जियन की ओर बढ़ी। लाल रंग की रोशनी को पास आते देख वहू गार्जियन भी हैरान रह गया। जैसे ही वह बचने वाला था, उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्मिलियन बर्ड ब्रह्म ने पहले ही उसकी आभा को जकड़ लिया था। ये किस तरह का डू स्किल है? इसमें इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? वर्मिलियन बर्ड ब्रह्म को तेजी से पास आते देख वहू गार्जियन का चेहरा और भी गंभीर हो गया और उसका दिल सदमे से भर गया। अगले ही पल वहू गार्जियन के शरीर से घना काला कोहरा निकला, जिससे स्थानिक उतार चढ़ाव होने लगे। काली धुंध के भीतर की ऊर्जा भारी थी। शून्य में वर्मिलियन बर्ड ब्रह्म आसमान में उड़ गया। एक पल में काली धुंध के सामने प्रकट हो गया। इस पल वहू गार्जियन को आखिरकार इस चमकदार लाल रंग की रोशनी का स्पष्ट नजारा देखने को मिला। दिव्य फीनिक्स। वर्मिलियन बर्ड ब्रह्म का असली रूप देखकर वहू गार्जियन ने थोड़ा मुंह सिकुड़ा। फिर उसकी नजर सिंदूर पक्षी ब्रह्म की उपस्थिति पर पड़ी और वह थोड़ा हैरान रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास की भावना उमड़ पड़ी। क्या ये व्यक्ति दिव्य फीनिक्स कबीले से हो सकता है? इस दुनिया में सिंदूर पक्षी का कोई अस्तित्व नहीं था। ये देखकर कि सिंदूर पक्षी ब्रह्म दिव्य फीनिक्स कबीले से इतना मिलता जुलता था, वहू गार्जियन ने अपने मन में अटकलें लगानी शुरू कर दी। उसके दिल में आश्चर्य केवल एक पल तक रहा। अचानक एक भयानक ऊर्जा ने वहू गार्जियन के सभी विचलित करने वाले विचारों को बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई और उसने अपने हाथ हिलाए। जब उसने इशारा किया तो उसके चारों ओर घनी काली धुंध हिंसक रूप से हिलने लगी। फिर नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से धुंध गायब हो गई। बस कुछ ही सांसों में व्यापक काली धुंध गायब हो गई, जिसकी जगह एक सिर के आकार का काला ऊर्जा क्षेत्र आ गया। ऊर्जा क्षेत्र उसके सामने तैर रहा था और इसकी सतह बहुत गहरी काली थी। इसे देखकर लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उनका मन इसमें खींचा जा सकता है। इसे थोड़ी देर के लिए भी देखने से इस भयानक काले गोले के प्रति भय की भावना पैदा हो गई। काले गोले के दिखने के साथ ही वहू गार्जियन की आभा काफी कम हो गई। उसने अपने दांत पीस लिए, अपनी उंगलियां चटकाई और काला गोला बाहर निकल आया। एक पल में ये तेजी से आ रहे वर्मिलियन बर्ड ब्रह्म से हिंसक रूप से टकरा गया। दोनों ताकतें, जिनमें भयानक ऊर्जा थी जो दो पूर्वज विशेषज्ञों को भी चकित कर सकती थी, अपेक्षित जोरदार धमाके के बिना टकरा गईं। इसके बजाय दो दुर्जय ऊर्जाएं, एक लाल और दूसरी काली, एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती थी। जहां वे मिले वहां अंतरिक्ष तीव्रता से मुड़ गया। उपस्थिति ने सुझाव दिया कि अंतरिक्ष अचानक फट सकता है। दो भयानक ऊर्जाओं के आपसी क्षरण के दौरान एक लगभग 100 झांग चौड़ी ऊर्जा तरंग एक मूर्त बल की तरह संपर्क बिंदु से फैल गई। इस दुर्जय ऊर्जा तरंग के प्रभाव में नीचे के पहाड़ों में कई जादुई जानवर जल्दी से नीचे उतरे। वे स्पष्ट रूप से समझते थे कि अगर उन्हें हिंसक ऊर्जा ने छुआ तो आज का परिणाम असाधारण रूप से दुखद होगा। ऊर्जा तरंग की सीमा बेहद विस्तृत थी, जो लगभग 100 गज के दायरे में फैली हुई थी। थोड़ी देर के लिए आकाश गरज उठा और बादल तेजी से गिरने लगे। इस चौंकाने वाली घटना ने कई जादुई जानवरों को डर से कांप दिया, जल्दी से घटनास्थल से भाग गए। दोनों ऊर्जाओं का आपसी क्षरण लगभग कुछ मिनटों तक चला। अंत में एक गड़गड़ाहट के साथ एक जबरदस्त मजबूत काले और लाल ऊर्जा तरंग अचानक बह गई। काले और लाल ऊर्जा तरंग आकाश में बह गई और इसके साथ आए दमनकारी बल ने नीचे के पहाड़ों में पेड़ों को चटकने वाली आवाज के साथ तोड़ दिया। पेड़ों के भीतर छिपे अनगिनत जादुई जानवर चौंक गए और घबराकर भाग गए। इस ऊर्जा के प्रभाव में कुछ ऊंची चोटियां भी सीधे फट गईं और कई बड़ी चट्टानों के साथ बह गईं। ये चट्टानें नीचे गिर गईं, जिससे एक अशांत दृश्य पैदा हो गया। कुछ समय के लिए ये पर्वत श्रृंखला सबसे अराजक क्षण में उतर गई।